हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। आज का नया टॉपिक है विलेयता या स्लोबिलिटी। विलेयता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपसे बात करते हैं सबसे पहले कि विलेयता किसे कहते हैं। इसके परिभाषा की बात करेंगे तो विलेयता का मतलब होता है निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या बताई मैंने परिभाषा? एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। इस भाग में हम जो पढ़ेंगे वो है ठोस की द्रव्य विलेयता और दूसरी है गैस की द्रव्य विलेयता। ये हम विलेयता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट समझें कि विलेयता क्या है, विलेयता का अर्थ क्या है, हम ये समझेंगे। हमने आपको परिभाषा क्या बताई, हम लिख रहे हैं, एक बार देखें अच्छे से। क्या बताई परिभाषा? एक निश्चित ताप पर विलायक यानी सॉल्वेंट विलायक की निश्चित मात्रा में विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या परिभाषा मैंने लिखी है? देखें, कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कौन से पदार्थ की? जो हम विलायक में पदार्थ विलेय कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। इस भाग में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने अभी बताया। क्या पढ़ेंगे? ठोस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता, इसके बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले विलेयता को ही समझें अच्छे से कि विलेयता का अर्थ क्या होता है, विलेयता का तात्पर्य क्या होता है। तो मैंने आपको परिभाषा बताई। क्या बताई? इसे एक बार और देखते हैं। एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसका मतलब है कि एक निश्चित ताप है, विलायक की निश्चित मात्रा में कितना सॉल्यूट घुल रहा है, अधिक से अधिक, तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो विलेयता का सीधा अर्थ ये है कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम इतना पदार्थ घोलो कि वो संतृप्त विलयन बना ले, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलेयता कहते हैं। विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है? विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। तो इसे विलेयता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि विलेयता के अंतर्गत या विलेयता के हम भाग में किसके बारे में स्टडी करेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको दो बातें बताई। कौन कौन सी? नंबर एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ठोस की द्रव्य विलेयता, नंबर दो है गैस की द्रव्य विलेयता। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे ठोसों की द्रव्य विलेयता।
इस परिभाषा को आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलयता। बहुत ही टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझें, एक एक शब्द को अच्छे से सुने। देखते हैं ठोसों की द्रव में विलयता की अब हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोसों की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता, ठोसों की द्रव में विलयता, solubility of solid in liquids, ठोसों की द्रव में विलयता। इसमें हम क्या कर रहे हैं, द्रव में क्या घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ घोल रहे हैं। सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। तो इस हेडिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम छोटी सी एक बात करेंगे कि विलयता यहाँ पे क्या होगी, ठोस की द्रव में विलयता क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयता की। विलयता, विलयता का अर्थ है 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या बताया, 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या करेंगे, पदार्थ को घोलेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर। 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में हो जाएगा, या 298 केल्विन। तो यहाँ पे विलयता का अर्थ क्या है समझें। 100 ग्राम विलायक में क्या करेंगे, ठोस पदार्थ को घोलेंगे। अधिक से अधिक जितना चाहे उतना घोलें, ऐसा नहीं जितना घोलेंगे उतना घुल जाए, लेकिन जितना पदार्थ अधिक से अधिक घुलेगा वो क्या बनाएगा, संतृप्त विलयन बनाएगा। तो वो क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन ताप पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थों की घुली अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। किस पदार्थ की, जो पदार्थ हम क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम विलायक में घोल रहे हैं। कितने ताप पर, 298 केल्विन ताप पर। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की घुली अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो हम जो परिभाषा मैंने बताई उस परिभाषा को हम एक बार लिख रहे हैं, इसे अच्छे से देखें। तो आप जो हमने आपको बातें बताई वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख रहे हैं, देखें। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा
उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या बताया मैंने? एक निश्चित ताप है, कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप होगा। तो 298 केल्विन ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती। कौन से पदार्थ की? जो 100 ग्राम विलायक में हम पदार्थ क्या कर रहे हैं? विलेय कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे? 298 केल्विन ताप पर। तो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? वो विलेयता कहलाएगी। इसकी दूसरी परिभाषा की हम बात करेंगे। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में मिलकर संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है, तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। मतलब कि जो 100 ग्राम विलायक है उसमें अधिकतम कितना पदार्थ घुल रहा है, अधिक से अधिक कितना घुल रहा है, इतना पदार्थ घोलो कि वो क्या करे? संतृप्त विलयन बना ले, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले। तो उसी को क्या कहते हैं? हम विलेयता कहते हैं। आप समझ गए होंगे। इस परिभाषा को देखें, क्या लिखा है? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की, क्योंकि हम ठोस पदार्थ क्यों ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि द्रव में क्या घोल रहे हैं? ठोस पदार्थ घोल रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, यानी कि अधिकतम मात्रा कितनी? कि वो संतृप्त विलयन बना ले, इतनी घोलेंगे ठोस पदार्थ की मात्रा। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। जब संतृप्त विलयन बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था होगा। तो साम्यावस्था हम शब्द नहीं याद करेंगे, क्या याद रखेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद रखेंगे। तो मैंने एक दूसरी परिभाषा क्या बताई? हम दूसरी परिभाषा लिख रहे हैं, देखें। क्या दूसरी परिभाषा मैंने बताई? देखें, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलकर, 100 ग्राम विलायक में मिलकर संतृप्त सैचुरेटेड संतृप्त विलयन बनाती है, संतृप्त विलयन बनाती है, तो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो मैंने आपको परिभाषाएं बहुत सी बता दी हैं, जो आपको परिभाषा अच्छी लगी उसे आप याद कर लें। विलेयता बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझें, एक एक बात को सुने। तो मैंने परिभाषा क्या बताई? एक निश्चित ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप होगा। तो एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में मिलकर कैसा विलयन बना ले? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, संतृप्त विलयन बना ले, तो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। इसके पहले मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके,
संतृप्त विलयन बना सके तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो आप स्टूडेंट विलेयता की परिभाषा समझ गए होंगे। हम किसके अंतर्गत ये परिभाषा मैंने आपको बताई? ठोस की द्रव में विलेयता के अंतर्गत। अब बात ये करते हैं कि 100 ग्राम विलायक का तात्पर्य क्या है। तो 100 ग्राम विलायक का तात्पर्य ये है, हम आपसे बात करते हैं 100 ग्राम विलायक का तात्पर्य ये होता है कि जो विलेयता की इकाई है, विलेयता की इकाई, विलेयता की इकाई हम परिभाषा में कितना सॉल्वेंट ले रहे हैं? 100 ग्राम। तो उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? तो 100 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब ये है जो विलेयता की इकाई होती है वो ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होती है। क्या होती है इकाई? विलेयता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होती है, विलायक होती है। तो आप समझ गए होंगे जो हम विलेयता की आपको परिभाषा बता रहे थे वहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट क्यों ले रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि विलेयता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होती है। इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विलेयता को सैद्धांतिक और गणनात्मक के आधार पर विलेयता को किससे व्यक्त किया जाता है। तो विलेयता को सैद्धांतिक एवं गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब समझा। क्या मैंने बताया? विलेयता की इकाई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होती है। इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि विलेयता को सैद्धांतिक एवं गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोल प्रति लीटर, प्रति का मतलब होता है 1 लीटर, प्रति का मतलब समझ रहे होंगे लीटर। लीटर क्या होगा? यहाँ पे आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। तो प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब 1। तो इस पे एक परिभाषा हम विलेयता की बता सकते हैं। क्या बनेगी देखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सैद्धांतिक एवं गणनात्मक के कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। तो इस पे एक परिभाषा बन सकती है। क्या बनेगी? एक निश्चित ताप पर प्रति लीटर का मतलब क्या? 1 लीटर। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम संख्या
अधिकतम ठोस पदार्थ की मोलों की, ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलेय में विलेय हो, जो 1 लीटर विलेय में विलेय हो, जो 1 लीटर विलेय में विलेय हो, तो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो ये परिभाषा किसके आधार पर है? ये परिभाषा मैंने अभी क्या बताया था इसके पहले कि सैद्धांतिक और गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। तो उसके आधार पर परिभाषा क्या बनेगी? तो क्या बनेगी, मैंने लिख रखी है, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलेय में विलेय हो, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसे वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सी परिभाषाएं बताई विलेयता की, जो आपको अच्छी लगे उस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि जब द्रव में ठोस पदार्थ को घोलेंगे तो उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालेंगे, ये बात करेंगे आपसे। यानी कि जब जो विलायक है यानी द्रव है, द्रव में जब हम किसी ठोस पदार्थ को घोलेंगे तो उस पर कौन कौन से कारक अपना इफेक्ट डालेंगे, उनकी बात करेंगे। देखते हैं। सबसे पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। इस कारक का प्रभाव ठोस की द्रव में विलेयता पे क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जब द्रव में ठोस पदार्थ को विलेय करेंगे, सॉल्यूट करेंगे, तो उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो पहला कारक कौन सा है? विलेय एवं विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक है ताप और तीसरा कारक है दाब। इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या प्रभाव डालेंगे ठोस की द्रव में विलेयता पे। तो सबसे पहला क्या है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ठोस की द्रव में विलेयता पर। तो आपको पता है सभी ठोस पदार्थ कम या अधिक मात्रा में द्रव में घुल जाते हैं, विलायक में घुल जाते हैं। तो जो पदार्थ आसानी से घुल जाए, जल्दी घुल जाए, तो उसकी विलेयता कैसी होगी? अधिक होगी। जो पदार्थ कम घुले, शीघ्रता से ना घुले, तो उसकी विलेयता की सोल्युबिलिटी कैसी होगी? कम होगी। तो इसका अर्थ यही है, जो पदार्थ शीघ्रता से घुल जाता है, विलेय हो जाता है, उसकी विलेयता अधिक होती है। जो पदार्थ शीघ्रता से नहीं घुलता है तो उसकी विलेयता कैसी होती? कम होती है। आप सोचो कि नमक की तुलना में चीनी की विलेयता कम क्यों होती है? नमक की विलेयता अधिक क्यों होती है, चीनी की विलेयता कम क्यों होती है? ऐसा क्यों? तो इसका तात्पर्य ये है कि जब नमक को हम द्रव में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? शीघ्र घुल जाएगा। लेकिन जब चीनी को हम जल में घोलेंगे तो उसमें कुछ उसे हिलाएंगे, कुछ समय लगेगा, तो आसानी से नहीं घुलती है।
इसलिए नमक की विलेयता अधिक होती किसकी तुलना में? चीनी की तुलना में। तो वही बात है यहाँ पे। तो जो पदार्थ शीघ्र घुल जाए द्रव में या विलायक में, उसकी विलेयता अधिक होगी। जो पदार्थ शीघ्र नहीं घुलता है उसकी विलेयता कैसी होगी? कम होगी। तो इसका अर्थ यही है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे ले लिया नमक। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक, NaCl यानी सॉल्ट। अब इसमें ये बात करते हैं किसकी विलेयता अधिक होगी? ये दोनों टूट जाएंगे अपने आयनों में। तो जो जल्दी आयनित हो जाए द्रव में उसकी विलेयता अधिक होगी। जो शीघ्र आयनित नहीं होता है उसकी विलेयता कम होती। तो ये क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव, Ca3, CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों। अब इनमें से ये देखना किसकी विलेयता अधिक होगी। कौन सा पदार्थ, दोनों कैसे हैं? ठोस हैं। कौन सा पदार्थ जल्दी घुल रहा है, कौन सा पदार्थ जल्दी नहीं घुल रहा है, कौन सा पदार्थ शीघ्र आयनित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो आप खुद अपने माइंड से सोचो कि जब हम चाक को हाथ में पकड़ते हैं और हाथ पसीजे फिर भी चाक नहीं घुलती है, लेकिन अगर हम नमक को पकड़ लें हाथ में तो नमक क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हाथ कैसे हो जाएंगे? नमकीन हो जाएंगे। तो इसलिए नमक क्या हो रहा? जल्दी घुलनशील है, शीघ्र घुल जाएगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ये आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन नमक क्या हो जाता है? अपने आयनों में टूट जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो पदार्थ शीघ्र विलेय हो जाए उसकी विलेयता अधिक होती है, जो पदार्थ शीघ्र ना विलेय हो उसकी विलेयता कम होती है। तो ये आपका ये प्रभाव पड़ता है इस पे। तो अब दूसरा प्रभाव क्या है उसकी हम बात करेंगे आपसे। दूसरा प्रभाव है ताप, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा ठोस की द्रव में विलेयता पर? तो आप सोचो, जब सॉल्वेंट को हम उबालेंगे, गर्म करेंगे और उसमें नमक डालेंगे तो नमक क्या होगा? घुलेगा। तो उसकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? सोचो। तो जब हम द्रव को गर्म करेंगे और उसमें नमक डालेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ताप बढ़ने से विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। 25 डिग्री सेल्सियस, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव को उबालोगे तो उसकी विलेयता अलग होगी। 10 डिग्री सेल्सियस पे द्रव उबालोगे तो उसकी विलेयता अलग होगी। 5 डिग्री सेल्सियस पे द्रव उबालोगे तो उसकी विलेयता अलग होगी। यानी हर ठोस पदार्थ की विलेयता कैसी होती? अलग अलग होती है। इसीलिए पार्टिकुलर टेम्परेचर लिया गया 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप लिया गया। तो आप ताप में इतना याद रखें, जैसे जैसे द्रव का ताप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे विलेयता क्या होगी? इंक्रीज होगी, विलेयता बढ़ेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा कारक क्या है? दाब, प्रेशर। तो आप इसे याद रखेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल्स और द्रव के मॉलिक्यूल्स, ठोस के मोल जस्ट पास होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, द्रव के भी कुछ दूर दूर होते हैं, तो वो क्या असंपडी होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज स्टूडेंट आप ठोस की द्रव में विलेयता की पे जो परिभाषा मैंने बताई वो समझ गए होंगे, उनके कारक समझ गए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, गैस की द्रव में विलेयता। देखिए, गैस की द्रव में विलेयता बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो एक एक शब्द को अच्छे से समझें। सेकेंड नंबर क्या है?
गैस की या गैसों की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, द्रव में क्या घोल रहे थे, ठोस पदार्थ को घोल रहे थे, उसके बारे में जानकारी की। जब द्रव में ठोस पदार्थ घुल रहा था उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालेंगे उसके बारे में जानकारी की। अब हम पढ़ रहे हैं गैस की द्रव में विलयता। तो गैस की द्रव, जैसे आपने देखा होगा तालाब में मछलियां क्यों जिंदा रहती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए तालाब में मछलियां कैसी रहती, जिंदा रहती हैं। दूसरी बात करें सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें कौन सी गैस मिली रहती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है। सोडा वाटर में कौन से पदार्थ, जल होता है, और उसमें जल में कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O और CO2। ये एक पदार्थ ना बनाकर क्या एक यौगिक बना लेते हैं, कौन सा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि इसे और क्या बोलते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर। तो जल में कौन सी गैस घुली है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब हम जल में क्या करेंगे, लिक्विड्स में क्या करेंगे, गैस को घोलेंगे, गैस को विलय करेंगे। तो जब द्रव में गैस घुलेगी उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालेंगे उनकी हम बात करेंगे आपसे कुछ देर बाद। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गैस की द्रव में विलयता का अर्थ क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि तालाब में मछलियाँ क्यों जिंदा रहती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। ऑक्सीजन क्यों घुली रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, जल में विलय है। इसी प्रकार सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, CO2 घुली होती है। वो एक पदार्थ ना बनाकर क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है जो अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे टूटेगा, देखे, H2CO3 H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जल में क्या घोलेंगे, गैस को घोलेंगे। तो जब जल में गैस को घोलेंगे तो हम क्या करेंगे, द्रव द्वारा गैस का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, एब्जर्व करेंगे। तो उससे क्या प्राप्त होगा, गैसीय विलयन प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन का अवशोषण गुणांक कहा जाता है। गैसीय विलयन का अवशोषण गुणांक कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब द्रव द्वारा किसी गैस का हम क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय अवशोषण कहते हैं। अब अवशोषण क्या है या अवशोषण गुणांक क्या है, गैस की द्रव में विलयता को गैसों की द्रव में विलयता को गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से व्यक्त किया जाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा है, गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है।
लेकिन ठोस की द्रव में विलेयता को मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अवशोषण गुणांक कैसे पढ़ा कि जब हम द्रव से क्या करेंगे, गैस का अवशोषण करेंगे तो गैसीय विलयन प्राप्त होगा, तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि गैस की द्रव्य विलयता को अवशोषण गुणांक से व्यक्त किया जाता है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे वनसेन, साइंटिस्ट का नाम क्या था, वनसेन। वनसेन ने बताया कि एक निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब, एक निश्चित ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक की इकाई मात्रा में, विलायक की इकाई मात्रा में गैस को सामान्य ताप दाब पर ज्ञात किया गया आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वनसेन ने क्या बताया, एक ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलेयता की इकाई मात्रा में घुली गैस का सामान्य ताप दाब पर ज्ञात किया गया आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है, उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपसे बात करेंगे, जब द्रव में गैस को घोलेंगे तो उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, तो उन कारकों की हम बात करेंगे। तो पहला कारक है गैस की प्रकृति। पहला कारक है गैस की प्रकृति। तो आपको पता है कुछ गैसें होती हैं, इसका अर्थ क्या होगा, देखें, कुछ गैसें होती हैं जो द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं, कुछ गैसें होती हैं जो द्रव में कम घुलनशील होती हैं। तो जो गैसें अधिक घुलनशील होंगी उनकी विलेयता अधिक होगी, जो गैसें कम घुलनशील होंगी उनकी विलेयता कम होगी। तो इसका अर्थ यही है, जो गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होंगी उनकी विलेयता अधिक होती है, जो गैसें द्रव में कम घुलनशील होंगी उनकी विलेयता कम होती है। तो कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2S। ये क्या है, गैसें, ये गैसें द्रव में क्या अधिक घुलनशील हैं, इसलिए इनकी विलेयता कैसी होती, कम होती है। जब ये द्रव में घुलेंगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी, इसलिए अधिक घुलनशील होती हैं। अब हम बात करें कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, द्रव में कम घुलनशील है, इसलिए इनकी विलेयता कैसी होती, कम होती है। और अमोनिया तो जल के साथ अभिक्रिया भी कर लेती है, देखो कैसे, NH3H2O क्या बनाएगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। CO2 भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, सोडा वाटर H2CO3, ये भी अपने आयनों में टूटेगा, कैसे, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। तो ये गैसें अधिक घुलनशील हैं, इनकी विलेयता अधिक होगी,
ये गैसें कम घुलनशील है, इनकी विलेयता कम होगी। तो गैस की प्रकृति का मतलब ये है। तो समझ गए? तो आप ये याद रखें कि गैस की प्रकृति का गैस की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही प्रभाव आप सीधा सा याद रखें कि जो गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होंगी वो उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। जो गैसें कम घुलनशील होंगी उनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो ये गैसें मैंने कुछ लिख रखी हैं, ये जल में अधिक घुलनशील होती हैं। अब ये अधिक घुलनशील क्यों है जल में? क्योंकि जल में जब घुलेंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बिंदुगत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है, एक बिंदुगत रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला इफेक्ट समझ गए आप। दूसरा क्या है? दूसरा कारक कौन सा है? दूसरा कारक है टेम्परेचर। ताप का प्रभाव गैस की द्रव में विलेयता पर क्या पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे ताप का प्रभाव। इसके बाद बात करेंगे हम दाब का प्रभाव। तो आप सोचो, अपने छोटी सी बात सोचें कि जब हम द्रव को उबालेंगे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें क्या करें, गैस घोलेंगे। तो बताइए जब हम द्रव को उबालेंगे और उसमें गैस को घोलेंगे तो उसकी विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? सोचो, उसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा द्रव का वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ता है। तो जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे उसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ताप बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ता है। या हम सीधे से बोल सकते हैं कि जैसे से द्रव का ताप बढ़ेगा, जब उसमें हम गैस को घोलेंगे, CO2 गैस हो, NH3 हो, और भी हो सकती हैं, तो उसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T। तो सीधा सा अर्थ क्या हुआ, गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ा। जैसे से द्रव या विलायक का ताप बढ़ाएंगे और उसमें गैस को घोलेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया इफेक्ट, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा कारक कौन सा। तीसरा कारक है दाब। दाब का बहुत महत्व है गैस के लिए। यानी हम बोल सकते हैं गैस दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। क्यों? उसकी हम बात करेंगे आपसे। तीसरा कारक कौन सा है, दाब। प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा गैस की द्रव में विलेयता पर। तो दाब, जब हम द्रव में जब हम गैस को घोलेंगे उस पर दाब लगाएंगे तो क्या जो द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या आपस में मिलेंगे। जब वो आपस में मिलेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि जब द्रव में हम गैस को घोलेंगे और उस पर जब दाब लगाएंगे तो उसकी विलेयता में क्या होती, वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यही है कि गैस जो है वो दाब द्वारा अधिक प्रभावित होती है। तो आप समझ गए ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में, और आप समझ गए गैस की द्रव की विलेयता के बारे में। इनके कारक कौन कौन से होते हैं, इनके कारक कौन कौन क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।